हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। क्या आपने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया? लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स सर बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज में जो फाइनेंस लगता है, जो पैसा लगता है, उसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज मीन्स जहाँ जहाँ से पैसा आएगा उसको आप क्या बोलोगे, सोर्सेज। तो हम लोग ने सीखा था दो सोर्स है, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में कितने हैं, दो है, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। शेयर्स में कितने हैं, दो है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड कैपिटल में भी बहुत सारे हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था ओन्ड कैपिटल का एक पार्ट सीखा था जिसका नाम था शेयर्स। हम लोग ने सीखा था शेयर्स क्या होता है, मतलब कंपनी जब स्टार्ट करती है। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो पैसा कहाँ से रेस करते हैं, पब्लिक से रेस करते हैं। रेस करना मतलब कलेक्ट करना। पब्लिक पैसा किससे कलेक्ट करते हो, पब्लिक से कलेक्ट करते हो। मेरा क्वेश्चन है पब्लिक से कलेक्ट कैसे करोगे, तो आंसर शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, ये सारे वेज होते हैं। ठीक है, शेयर्स का मीनिंग क्या पढ़ा था, फटाफट से मुझे बताओ। शेयर्स का मीनिंग क्या पढ़ा था, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल। मतलब शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पूरे टोटल शेयर कैपिटल में। कैसे है वो सब अपन ने देख लिया था। ठीक है, शेयर्स में और भी कुछ सीखा था हम लोगों ने। हाँ सर, शेयर्स जो खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हम लोग ने उसके फीचर्स देखे थे कि क्या शेयर्स के फीचर्स है। शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ओनरशिप डिनोट करता है, वो डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं शेयर्स में, आपके पास राइट्स होते हैं अगर आप शेयर्स खरीदोगे। हाँ या ना, शेयर एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक एविडेंस ऑफ टाइटल होता है जो शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, आज देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग ने आंसर्स एंड किया था वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। लास्ट लेक्चर पे एंड कहाँ किया था, याद है? लास्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। राइट, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले, बोलो सर। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, क्या सीखेंगे बोलो। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में देखो, अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक में देखो, आपने अपने नोटबुक में लिखा होगा व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। देखो फटाफट से क्या होता है, रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आपने फर्स्ट लिखा हुआ इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। कितना सिंपल मीनिंग है, इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर का एक और नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कंपनी के कौन होते हैं, रियल ओनर होते हैं। ओनर मतलब मालिक। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। आप सोचोगे सर मालिक कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर क्यों कहा जाता है, मालिक क्यों कहा जाता है कंपनी का। ठीक है, चलो इक्विटी शेयर्स का मीनिंग बताओ मुझे फटाफट से। इक्विटी शेयर क्या होता है, सर इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। आप बोलोगे सर ये क्या चूना लगा रहे हो, तो फिर प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या देखा, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर में क्या बोलेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जो इक्विटी शेयर नहीं है, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। पहले इक्विटी पढ़ेंगे, फिर प्रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा मीनिंग लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ राइट नाउ आपको इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या पढ़ना है। सर इक्विटी शेयर का मीनिंग है इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। सिंपल है, ठीक है। इक्विटी शेयर का एक और नाम क्या है बोलो, इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर को, और ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स जो खरीदता है कंपनी का वो कौन होता है, कंपनी का रियल ओनर होता है। सर कैसे होता है, थोड़ी देर में देखेंगे। तो मीनिंग समझ में आ गया इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। अब उसके फीचर्स देखेंगे। उसके फीचर्स देखो ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, देखो कैपिटल। रीड करो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इट इज कंसिडर्ड एज रिस्क कैपिटल। समझा पढ़ने के बाद? वो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म और परमानेंट कैपिटल। अब समझना ध्यान से, अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। अब ध्यान से सुनो,
मैं एक कंपनी हूँ, याद है ना लास्ट लेक्चर में मैं एक कंपनी था, मेरा नाम था ABC कंपनी लिमिटेड। मैं एक कंपनी हूँ ABC कंपनी लिमिटेड। आप सब जो वीडियो देख रहा है सब लोग आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स हो मतलब आपने मेरी कंपनी का कौन सा शेयर खरीदा होगा? इक्विटी शेयर खरीदा होगा, तभी तो आप कौन हो? मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कैपिटल का मीनिंग क्या पता है? आपने जो मुझको पैसा दिया है ना वो मेरे लिए कैपिटल है। ध्यान से सुनो, आपने मुझे पैसा दिया है। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था इक्विटी शेयर एक नॉर्मल 10 रुपये का होता है, आज फिर से उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ठीक है, आप सब लोगों ने ऐसा मान लो ना कि सब लोगों ने 1,000 शेयर मेरे कंपनी में ख़रीदा हुआ है। आप सब लोगों ने मुझसे 1,000 इक्विटी शेयर ख़रीदा है, मतलब आपने मुझे कितना पैसा दिया हुआ है? 10-10 हज़ार रुपये। क्यों? अरे एक शेयर 10 रुपये का है, तो 1,000 शेयर एक शेयर 10 रुपये का, तो आप सब लोगों ने मुझको कितना दिया हुआ है? 10-10 हज़ार रुपये दिया है। तो पता है मैं उसको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा ये इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे लिए। अच्छा, मैं उसको इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों बोलूँगा? मैंने क्या बेच के पैसा लाया? इक्विटी शेयर बेच के, और जो पैसा लाया उसको मैं ट्रीट करूँगा कैपिटल। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो आप लोग कितने जन हो? आप लोग 20 जन हो, तो सब लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार दिए, तो 20 जन कितना पैसा देंगे मुझे? 20 लाख रुपए। तो मेरे पास 20 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। ठीक है, आप सब लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार दिया, कितने लोग हो आप लोग? 20 लोग हो, तो मुझे कितना पैसा मिल गया? 20 लाख रुपये मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आपने जो मुझे पैसा दिया है, आपने जो मुझे पैसा दिया सब लोगों ने 10 हज़ार, वो पैसा मैं आपको कब वापस करूँगा? सोचो, आप लोगों ने जो मुझे पैसा दिया हुआ है 10-10 हज़ार रुपये, मतलब टोटल 20 लाख रुपये, वो मैं आपको रिटर्न कब करूँगा? आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपने जो मुझे दिया वो मैं कब वापस करूँगा? सोचो कब मिलना चाहिए वापस? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? आंसर नहीं, जब तक मेरी कंपनी चालू रहेगी। मैं बोल रहा हूँ जब तक मेरी कंपनी चालू रहेगी तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जब मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तब मैं आपको आपका पैसा दूंगा। आप बोलोगे सर आपकी कंपनी कब बंद होगी? आंसर मुझे भी नहीं पता, हो सकता है 100 साल बाद बंद हो सकता है 200 साल बाद बंद हो। जब भी मेरी कंपनी बंद होगी तब मैं आपको आपका पैसा वापस करूँगा। अब पढ़ो वापस से क्या लिखा हुआ है, वापस से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल। समझ में आया? परमानेंट कैपिटल क्यों है? क्यों है? क्योंकि आपका पैसा मेरे पास परमानेंटली है। परमानेंटली मतलब जब तक मेरी कंपनी तब तक आपका पैसा मेरे पास, जब तक आप मेरी कंपनी चालू रहेगी तब तक आपका पैसा मेरे पास, इसके लिए इसको परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जब तक मेरी कंपनी चल रही है, मतलब कंपनी के लाइफ टाइम में। कंपनी का लाइफ टाइम ख़त्म कब होगा सर? जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बंद कब होती है कंपनी? कोई भरोसा नहीं है, 10 साल बाद भी बंद हो जाए, 100 साल बाद भी बंद हो जाए। तो जब भी बंद होगा तब मुझे पैसा आपको मैं दूंगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका मतलब आपने मुझे पैसा दे दिया तो अब आपको वापस चाहिए तो वेट करना पड़ेगा जब तक मेरी कंपनी बंद होगी? आंसर नहीं, ध्यान से सुनो। आप सपोज़ आप मिस्टर ए हो, आपने मुझे पैसा दिया हुआ है 10 हज़ार रुपये, तो आपको सोच रहे हो आप कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए तो क्या आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक मेरी कंपनी बंद होगी? बिल्कुल नहीं, वो आप शेयर्स दूसरे किसी इन्वेस्टर को बेच के अपना पैसा ले सकते हो। फिर वो इन्वेस्टर जो आपको वो पैसा देगा उसे वो मुझसे कब वापस मिलेगा? जब मेरी कंपनी बंद होगी। समझ में आया? अगर उसे भी पैसा चाहिए तो वो भी किसी और को बेच दे और वो अपना पैसा ले ले। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? परमानेंट होता है। आगे कुछ और लिखा हुआ है, इट इज़ कंसिडर्ड एज रिस्क कैपिटल। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला मैं आपको आपका पैसा कब दूंगा? जब कंपनी मेरी बंद होगी। लेकिन एक और बात बताऊं, ध्यान से सुनना, एक और बात बताऊं, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी कंपनी बंद हो गई, समझो 100 साल बाद मेरी कंपनी बंद होती है। मेरी कंपनी जब बंद होगी तो सबसे लास्ट में आपको पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ सबसे लास्ट में आपको पैसा मिलेगा। पहले मैंने बैंक से लोन लिया होगा वो दूंगा, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दूंगा। कौन होते हैं डिबेंचर होल्डर्स? अभी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब डिबेंचर पढ़ेंगे। मेरा सीधी सी एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपका पैसा मैं सबसे लास्ट में दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका पैसा मैं, ऐसा कंपनी जानबूझ के नहीं करती है, ऐसा कंपनी के लॉज में ही लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा सबसे बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है। तो सर इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है मैं सबको पैसा देते जा रहा हूँ। मैंने बैंक को लोन लिया था वो दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, सबको पैसा दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया और पैसा ख़त्म। आपकी बारी आते आते पैसा ख़त्म, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ? आपकी बारी आते आते पैसा ख़त्म, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो रिस्क है कि नहीं है? रिस्क, बिल्कुल रिस्क है। क्या अगर मैं आपको पैसा नहीं दूँ आप मेरा कुछ कर सकते हो? अच्छा, मैं कौन हूँ? कंपनी, कुछ नहीं कर सकते हो आप।
क्यों? यही तो इक्विटी शेयर की खासियत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल समझ में आया। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा होता है? परमानेंट होता है कंपनी के पास। और वो कौन सा कैपिटल होता है? रिस्क कैपिटल होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि कंपनी बंद होगी तो ज़रूरी नहीं है बंद होने के बाद भी मिलेगा। पैसा होगा कंपनी के पास तो आपको मिलेगा। मेरे पास अगर पैसा नहीं है, मैं कंपनी हूँ, तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड। याद करो हम लोग ने कल सीखा था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदोगे तो बदले में कुछ चाहिए ना आपको। शेयर खरीदोगे मतलब आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो बदले में रिटर्न कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसको आप क्या बोलते हो? डिविडेंड बोलते हो। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। तो मुझे एक बात बताओ, आपको मैं जो डिविडेंड दूंगा वो कहाँ से दूंगा? आंसर बहुत सिंपल है। मैं जो पैसा आपका यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस करूँगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दूंगा, उस हिस्से को आप क्या बोलते हो? डिविडेंड। देखो क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट, उसको शेयर होल्डर्स कर लेना, शेयर्स लिखा है शेयर होल्डर्स कर लेना। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपको डिविडेंड मिलेगा कौन से रेट से? फ्लक्चुएटिंग रेट से। फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब, फ्लक्चुएट का मतलब होता है कम ज़्यादा होते रहना, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट होते रहना, हाँ या ना? तो फ्लक्चुएटिंग रेट का क्या मतलब होगा? फ्लक्चुएटिंग रेट का क्या मतलब होगा? मतलब आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है मतलब हो सकता है इस साल मेरी कंपनी ने, ध्यान से सुनना, इस साल मेरी कंपनी ने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो मान लेते हैं ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हो सकता है मैं आपको 10% डिविडेंड दूँ। 10% डिविडेंड मतलब आप लोगों ने मेरे कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया था? 10-10 हज़ार। 1,000 शेयर था और 10 रुपये फेस वैल्यू था। ऑलवेज फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिलता है, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू 10, 1000 शेयर का फेस वैल्यू हो गया 10,000 रुपये। तो 10,000 पे 10% डिविडेंड कितना आया? 1,000 रुपये। तो मैं आपको 1,000 डिविडेंड दूंगा। ये इस साल की बात मैंने की। अगले साल मुझे सिर्फ प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो प्रॉफिट कम हुआ ना, तो मैं आपको बोलूँगा अगले साल सिर्फ मैं आपको डिविडेंड दूंगा 6% या फिर 7%। समझ में आ रहा है कुछ? उसके नेक्स्ट ईयर मुझे प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, हो सकता है मैं आपको डिविडेंड दे दूँ 20%। तो आपका जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है? आप बोलोगे सर कम ज़्यादा हो रहा है। कैसे कम ज़्यादा हो रहा है? कंपनी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करती है? आंसर नहीं सर, प्रॉफिट्स। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है। फिक्स रेट से या फ्लक्चुएटिंग रेट से? फ्लक्चुएटिंग रेट से। फ्लक्चुएटिंग रेट से क्यों मिलता है? क्योंकि सर उनका जो प्रॉफिट होता है वो, उनका जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया, ज़्यादा डिविडेंड। कंपनी ने कम प्रॉफिट किया, कम डिविडेंड। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, नहीं डिविडेंड। समझ में आ रहा है? इसके लिए भी रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में। चलो थर्ड पॉइंट, नो प्रेफरेंशियल राइट। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भाव ही नहीं है। अगर अपन मुंबई की लैंग्वेज में बोले तो कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भाव ही नहीं है पेमेंट के मामले में। वैसे तो रियल ओनर्स हैं। आप बोलोगे सर आपने अभी मुझे, हम लोगों को थोड़ी देर पहले सिखाया, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, रियल ओनर है, लेकिन कंपनी को कोई भाव ही नहीं है पेमेंट के मामले में। देखो क्या लिखा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मीनिंग जब डिविडेंड देने की बारी आएगी ना, अच्छा डिविडेंड देती है किसको है कंपनी? सर शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? 2, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। शेयर्स 2 होते हैं ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो जो इक्विटी शेयर खरीदेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे बराबर लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफरेंस ही नहीं मिलता है। प्रेफरेंस नहीं मिलता है मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलती है। जब डिविडेंड देने की बारी आती है ना, तो कंपनी पता है कौन से, देखो 2 शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देती है। जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो कंपनी सबसे पहले किसको डिविडेंड देती है? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देती है। फिर बाद में पैसा बचा तो किसको मिलता है? इक्विटी वाले को। अच्छा पैसा नहीं बचा तो नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये तो मैंने डिविडेंड के लिए बताया। सेम होता है कैपिटल के केस में। कैपिटल मतलब जब मैंने कहा ना, आपने जो मुझे पैसा दिया वो मैं कब आपको वापस करूँगा? डिविडेंड तो आपका प्रॉफिट है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ। जो आपने मुझे पैसा दिया था वो पैसा भी जब मैं आपको दूंगा तो आपकी बारी कब आएगी? अच्छा आप लोग कौन हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। वो आपकी पैसा मिलने का बारी कब है? सबसे लास्ट में। कंपनी पहले बैंक वाले से लोन लिया तो उसको पेमेंट करती है, हाँ या ना? कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया तो पहले बैंक को पेमेंट करती है, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आती है, और सबसे लास्ट में किसकी बारी आती है? इक्विटी शेयर।
तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भाव मिला? भाव मतलब समझ में आया? कोई प्रायोरिटी मिली? कोई प्रायोरिटी नहीं मिली सर। डिविडेंड सबसे लास्ट में मिल रहा है, उनका खुद का पैसा सबसे लास्ट में मिल रहा है, इसके लिए बोलते हैं नो प्रेफरेंशियल राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है सर। प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलती है, सबसे लास्ट में कोई भी चीज़ सबसे लास्ट में, डिविडेंड भी सबसे लास्ट में, उनका खुद का पैसा मतलब कैपिटल वो भी सबसे लास्ट में मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिस्क। देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रिस्क बैरर ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी में सबसे ज़्यादा कोई रिस्क बैर करता है तो वो कौन बैर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप बोलोगे सर कैसे? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर कैसे इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क बैर करता है? तो ध्यान से सुनो, डिविडेंड की बारी आई थी, जब डिविडेंड देने की बारी आई थी, मैं कंपनी हूँ, जब मैं आपको डिविडेंड दे रहा था तो कब दिया मैंने? सबसे लास्ट में। अच्छा, ज़रूरी है क्या कि मिल ही जाएगा डिविडेंड? कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया डिविडेंड का और पैसा ख़त्म हो गया, इक्विटी वाले को नहीं मिलेगा। जब कंपनी बंद होगी, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया, उनका कैपिटल, पैसा ख़त्म हो गया, आपको नहीं मिलेगा। तो रिस्क है कि नहीं है? रिस्क, अरे बहुत रिस्क है। समझ में आया रिस्क क्या है? इसके लिए कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रिस्क बैरर ऑफ द कंपनी। इसीलिए क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रिस्क बैरर ऑफ द कंपनी। क्यों? रिस्क बैरर तो है, पैसा लास्ट तक बचा तो मिलता है, नहीं बचा तो नहीं मिलता है। तो रिस्क है कि नहीं है? देखो मुझे एक बात बताओ, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए क्या रिस्क है? सोच के आंसर दो। एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या रिस्क है? अभी आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये आपके लिए रिस्क हुआ, हाँ या ना? अगर एक बिजनेसमैन है, एक कंपनी, उसके लिए क्या रिस्क होता है? उसके लिए रिस्क होता है अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो लॉस में जा सकती है, उसके लिए वो रिस्क होता है। वैसे एक इन्वेस्टर के लिए क्या रिस्क होता है? सर उसका पैसा डूब जाए, वही उसका रिस्क है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आप लोगों ने मुझे पैसा दिया, आपको आपका रिटर्न नहीं मिले, पैसा नहीं बचा कंपनी के पास, तो रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है। दूसरा, जब कैपिटल वापस करने की बारी आएगी तब भी पैसा बचेगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, तो रिस्क है कि नहीं है? सर बहुत रिस्क है। तो किसी ने आपसे पूछा कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बेयर करता है, तो आंसर इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर करते हैं। कौन बेयर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, राइट्स। अच्छा, रिस्क है ना, रिस्क। मैं सोच रहा हूँ इसके साथ एक और पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट ही लिखे हुए हैं, और भी पॉइंट्स है, लेकिन एग्ज़ाम में ना ये आता है 10 मार्क्स के लिए, और 10 पॉइंट काफ़ी होता है विथ मीनिंग। एक और इसमें देखो, आप उन कभी से सीख रहे हैं सर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में मिलता है पेमेंट, सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है, पैसा बचा तो मिलेगा अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। कैपिटल, पैसा बचा तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इनमें एक फ़ायदा भी होता है, जो सबसे लास्ट में पेमेंट लेता है ना, ध्यान से सुनना। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने इसमें पॉइंट लिखा नहीं है क्योंकि मैंने 10 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, और ये पॉइंट मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो याद आ जाए तो एग्ज़ाम में लिख देना, ठीक है? या माइंड में रखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों बेयर कर रहे हैं, तो आपका आंसर यही आएगा सर क्योंकि उनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। डिविडेंड देने की बारी आई, सबसे लास्ट में मिला, पैसा बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैपिटल देने की बारी आई, सबसे लास्ट में मिलेगा, पैसा बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन ज़रा सोचो, कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, से कंपनी ने 80 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो कंपनी क्या करती है पता है? प्रॉफिट में से पहले लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देती है, लोन नहीं इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देने के बाद डिबेंचर होल्डर से अगर पैसा लिया हुआ है तो उनको इंटरेस्ट देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। लास्ट में कौन बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। 80 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट गया, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गए, सैलरी वगैरह वेजेस भी तो देना पड़ेगा ना। ये सब देने के बाद अभी भी समझो लास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा बचा हुआ है, से 80 लाख में से ना अभी भी 30 लाख बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा। सब खर्चा करने के बाद, सब सैलरी वेजेस जो आपने सीखा है 11th के फाइनल अकाउंट में, जो सीखा है, जो खर्चा होता है, सब देने के बाद भी अभी पैसा बचा हुआ है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, बैंक लोन लिया था उसका इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड दे दिया, अब भी बहुत ज़्यादा पैसा बचा हुआ है। तो पता है वो सब ज़्यादा पैसा लेता कौन है? सोचो कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं सर। मतलब लास्ट में जो भी बच जाए, और अगर सर बहुत ज़्यादा लास्ट में बच जाए पैसा तो बहुत ज़्यादा पैसा सब कौन ले लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इसको कहते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स। क्या कहते हैं इसे? रेसिडुअल क्लेमेंट्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या कहते हैं उसे? रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल मतलब जो लास्ट में बच जाता है ना, उसको
क्लेम कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लेम मतलब उस पर हक किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर में जितना ही रिस्क है उतना ही फ़ायदा भी तो है। रिस्क क्या है सर? लास्ट में कुछ नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्या है सर? अगर बहुत अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया, अगर अच्छा ये स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? रेसिडुअल क्लेमेंट्स, तो समझो। अरे समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना रिस्क है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी तो है। रिस्क क्या है सर? लास्ट में कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा बहुत ज़्यादा बच गया लास्ट में तो सारा पैसा इक्विटी वाले को मिलता है। समझ में आया? तो जितना ही रिस्क है उतना ही फ़ायदा भी है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट्स। राइट्स मतलब जानते हो आप राइट्स क्या होता है? अधिकार जो होते हैं। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं, फटाफट से देखो। इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू वोट इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ देयर कंपनी। बुक्स मतलब स्टैट्यूटरी बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और टू शेयर इन प्रॉफिट विच इज़ नथिंग बट डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने राइट है सर? 3। पहला, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सेम शेयर में सीखा था ना यार, शेयर होल्डर्स को मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, राइट है उनके पास। और क्या राइट है? बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। याद करो मैंने बताया था, अगर कंपनी ने झूठ बोला, ऐसा शेयर होल्डर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ आपसे झूठ बोल रहा हूँ, अब क्योंकि मैंने अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, समझो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और मैं ज़्यादा प्रॉफिट बताऊँ भी तो आपको ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मैं हो सकता है झूठ बोलूँ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो भी मैं आपको बताऊँ कम प्रॉफिट हुआ है, तो आपको इससे डिविडेंड मुझे कम देना पड़ेगा। आपको आ गया डाउट मेरे ऊपर, मेरे मतलब कंपनी के ऊपर। आपने बोला आपको लग रहा है कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है लेकिन कंपनी हमें दिखा नहीं रही है ज़्यादा प्रॉफिट। तो आप लोग के पास राइट है, आप कंपनी में आ सकते हो और कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखेगा आपको? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर सकते हो, ये आपके पास राइट होता है। और फिर राइट टू शेयर इन प्रॉफिट विच इज़ नथिंग बट डिविडेंड, मतलब आपके पास राइट है कि आपको डिविडेंड मिले, ये आपका राइट होता है। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा है, अच्छा हाँ कंपनी के पास पैसा बचा है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे, तो फिर तो आप कंपनी पे शू कर सकते हो मतलब कंपनी पे केस करके, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी के पास पैसा है फिर भी। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा है तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। कोई डाउट? राइट्स क्या है शेयर होल्डर्स के? सर 3 राइट है। पहला राइट फटाफट से बताओ। पहला राइट, शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उसमें वोट भी दे सकते हैं। अब अटेंड कर सकते हैं मतलब वोट भी दे सकते हैं, अटेंड भी करेंगे, वोट भी देंगे, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक करेंगे और डिविडेंड रिसीव करने का भी राइट है। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा नहीं बचा है, कंपनी मतलब कंगाल नहीं बोल सकते, कंपनी के पास पैसा नहीं है, सब पे करते करते ख़त्म हो गया, तो अब आप केस नहीं कर सकते कि अरे हम लोग के पास तो राइट है कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कंपनी के पास अगर पैसा बचा है और नहीं दे रही है फिर आप केस कर सकते हो कंपनी पे। लेकिन अच्छा आप हो कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, फेस वैल्यू। कल हम लोगों ने सीखा था फेस वैल्यू क्या होता है, बताओ क्या होता है फेस वैल्यू? सर वो जो स्मॉल पार्ट्स की जो मनी वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। सर स्मॉल पार्ट याद करो, डायग्राम बनाया था मैंने, डायग्राम में मैंने क्या समझाया था आपको? जो भी शेयर कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे मेरे एग्जांपल में उसका 2 लाख रुपया था, 2 लाख एक शेयर 10 रुपये का, तो 20,000 शेयर्स में बढ़ गए थे। हर एक शेयर, हर एक स्मॉल जो पार्ट है उस स्मॉल पार्ट का जो मनी वैल्यू वो फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा जनरली इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपये। जनरली इक्विटी शेयर का याद रखना फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपये। और आगे मैंने कुछ और भी लिखा है, पर शेयर इवन ₹1 पर शेयर, मतलब 10 रुपये भी हो सकता है और 1 रुपया भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है 10 रुपया। मैंने कहा जनरली 10 रुपया होता है, कंपनी 5 रुपया भी रखती है। मतलब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कंपनी मतलब नहीं है, इस्टेब्लिश करना है, फटाफट शेयर बेच के पैसा लेना, तो 1 रुपया भी होता है कभी कभी। मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कोई कंपनी 10 रुपये रखती है, कोई कंपनी 5 रुपये रखती है, कोई कंपनी 2 रुपये भी रखती है, कोई कंपनी 1 रुपया भी रखती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 10। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट वैल्यू। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो बोल रहा है जो है ना मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स का, उसके किस पे डिपेंड करता है? कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। बहुत ही सही। मुझे एक बात बताओ,
आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, आपने मुझ कंपनी में, आपने, मैं कौन हूँ, कंपनी हूँ, आपने मुझे पैसा देने से पहले सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है? सोचा क्या होगा, पूरा चेक किया होगा कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा होगा जहाँ कंपनी का प्रॉफिट दिखता है, हाँ या ना? आपने पूरा चेक किया होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट करती है, कंपनी कितना प्रॉफिट करके कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने मेरे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया, उसमें दिख रहा है कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा डिक्लेयर करती है, ठीक है? कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, अच्छा परफॉर्मेंस है, और दूसरा कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा डिक्लेयर करती है। तो अब मुझे बताओ, आप इन्वेस्टर हो, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? मेरे जैसे और भी तो कंपनीज़ हैं ना, मेरी कंपनी का नाम था ABC कंपनी लिमिटेड, बाकी रिलायंस, टाटा और भी तो कॉम्पिटिटर्स हैं। आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, आप बोलोगे सर जिस कंपनी में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मेरी कंपनी रिटर्न ज़्यादा कर रही है तो आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप मतलब इन्वेस्टर, सारे इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? अरे मेरी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, मैं रिटर्न ज़्यादा देता हूँ, मतलब डिविडेंड ज़्यादा देता हूँ, तो सारे इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं। शेयर्स तो लिमिटेड है, हो सकता है मैंने सिर्फ मार्केट में 10,000 शेयर्स निकाले हों बेचने के लिए, मैंने मार्केट में हो सकता है सिर्फ 10,000 शेयर्स निकाले हों बेचने के लिए, लेकिन लाखों इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरे कंपनी का मार्केट वैल्यू हाई होगा, ऐसे में मेरी कंपनी का मार्केट वैल्यू हाई होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब मेरे कंपनी का प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है, मेरी कंपनी डिविडेंड अच्छा नहीं देती है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहेगा। तो सप्लाई में सब लोग बेचना चाहेंगे, जिसने खरीद भी लिया होगा वो भी सोचेगा मैं फटाफट से बेच के अपना पैसा निकाल लूँ और दूसरे कंपनी में डाल दूँ। तो जिनके पास मेरे शेयर्स ऑलरेडी हैं वो बेचना चाहेंगे, खरीदने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टर पागल थोड़ी कि खरीदेगा लॉस मेकिंग कंपनी से। तो देखो, बेचना सब लोग चाह रहे हैं, खरीदना कोई नहीं चाह रहा है मेरी कंपनी का शेयर। तो फिर क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कुछ है नहीं। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो ना, डिमांड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कुछ है ही नहीं, तो अब ऐसे में क्या होगा, मेरी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू एकदम गिर जाएगा। क्लियर है? तो बताओ मार्केट वैल्यू किस पर डिपेंड करता है मेरे इक्विटी शेयर्स का? सर दो चीज़ों पे, कितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना डिविडेंड दे रही है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है, डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, तो मेरे कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई तो लिमिटेड है, मार्केट में लोग लिमिटेड ही होल्ड करेंगे ना। मान लो ऑलरेडी मैंने 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर रखा है, तो 10,000 शेयर लोगों के पास पड़ा है, लेकिन लाखों लोग खरीदना चाहते हैं मेरे कंपनी के शेयर्स, तो वो क्या कर सकते हैं, महंगा बेचेंगे तो भी लोग खरीदेंगे, हाँ या ना? तो मार्केट वैल्यू बताओ किस पर डिपेंड करता है? सर दो फैक्टर्स पे, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी की बात हुई। एक्सटर्नली अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक सेंस से बात करूँ, इकोनॉमिक सेंस से अगर बात करूँ तो डिमांड और सप्लाई पे, किसकी डिमांड और सप्लाई? शेयर्स की डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ख़त्म। ओके, नेक्स्ट बोनस इशू, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बोनस इशू क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। अभी तक आपने पूरा सीखा इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपने तभी इतना, आपको भी खुद तरस आ गया होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, आपको भी खुद तरस आ जाना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स पे कि सर देखो डिविडेंड सबसे लास्ट में मिल रहा है, पैसा जब कंपनी बंद होगी तब मिलेगा, वो भी श्योर नहीं है कि कंपनी मिलने ही वाला है। कंपनी के पास पैसा बचेगा तो कंपनी देगी, नहीं बचेगा तो नहीं देगी, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे में क्या कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदना चाहेगा? अब आपको ये सारी बातें मैंने बता दी, आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, कल को अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहोगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो क्या इक्विटी शेयर खरीदोगे? मुझे बताओ, क्योंकि आप जानते हो कि डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलेगा, पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा, वो भी बचेगा तो मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही। तो क्या आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मतलब कोई भी मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेगा? आप बोलोगे सर कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जब पता है ये सबसे लास्ट में मिलने वाला है? तो कंपनी को कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा जिससे लालच दूँ, जिससे आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो ये होती है लालच। देखो क्या है बोनस इशू, क्या लिखा है, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, आगे चल के इसका एक शॉर्ट नोट सीखेंगे अच्छा सा, पूरा इसको ब्रॉड सेंस में सीखेंगे, भी छोटा सा एक पॉइंट है खाली यहाँ पे। देखो कंपनी क्या करती है ना, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है। क्या देती है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल शेयर्स होते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कंपनी। मतलब सर फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब,
आप लोगों ने मेरे कंपनी का कितना शेयर्स खरीदा था? 1000 शेयर्स खरीदा था। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये, मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया था और आपके पास शेयर्स कितने थे? 1000 शेयर्स थे। तो हो सकता है मैंने डिसाइड किया कि 2:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में मैं बोनस शेयर दूंगा। हमेशा रेशो में कंपनी इशू करती है। तो 2:1 का मतलब समझ में आया? जिसने 2 होल्ड किया होगा उसको 1 फ्री में दूंगा। 2:1 का मतलब जिसने 2 शेयर्स होल्ड किए होंगे 1 फ्री में दूंगा। आप लोगों ने कितने होल्ड किए शेयर्स? 1000, तो आपको फ्री में कितना शेयर दूंगा? 500। तो अगर मैं बोनस शेयर दूंगा 2:1 के रेशो में, तो जिसके जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसको मैं 500 शेयर्स फ्री में दूंगा। शेयर दे दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा बदले में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर दे दिया, पैसा नहीं लूँगा। शेयर दे दूंगा, पैसा नहीं लूँगा। आप बोलोगे फिर सर कंपनी तो लॉस में चली जाएगी। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको 500 शेयर दिए, 500 शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 5000 रुपये। एक शेयर 10 रुपये का था ना, तो वो 5000 मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना सर, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब देखो, अब ध्यान से सुनना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोनस शेयर साइड में रखता हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान सुनो। मेरी कंपनी ना ऑलरेडी 20 साल से चलते आ रही है। मेरी कंपनी ऑलरेडी 20 साल से चलते आ रही है। कंपनी जब भी हर साल प्रॉफिट करती है, पूरा प्रॉफिट नहीं देती है। मतलब मान लो मेरी कंपनी में इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 10 लाख क्या मैं पूरा बांट दूंगा डिविडेंड में? आंसर नहीं। 10 लाख रुपए में से मैं कुछ डिविडेंड दे दूंगा और कुछ कंपनी में रखूंगा, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। कुछ बांट दूंगा, कुछ कंपनी में रखूंगा। सर कुछ कंपनी में क्यों रखोगे? अरे सब बांट दिया तो कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, तो कंपनी कहाँ जाएगी? समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, आपको जो आपके घर से पॉकेट मनी मिलती है, आपके मॉम या डैड जो भी आपको पैसा देते हैं, क्या आप पूरा पैसा खर्चा कर देते हो? आप बोलोगे हम लोग तो पूरा खर्चा कर देते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग सेव भी तो कर लेते हैं ना, कुछ खर्चा करते हैं, कुछ रख लेते हैं, इमरजेंसी में काम आता है। वैसे ही कंपनी भी करती है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट होती है पूरा नहीं बांट देती है शेयर होल्डर्स को। जितना प्रॉफिट हुआ उसका कुछ डिविडेंड देती है और कुछ रख लेती है। जैसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख रुपए बांट दिया और 4 लाख रुपए कंपनी में रख लिया। 6 लाख बांट दिया एज डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को 6 लाख रुपए दे दिया। 4 लाख रुपए कंपनी ने खुद रख लिया, रिटेन्ड कर लिया। रिटेन्ड कर लिया मतलब रख लिया, बोलते रिटेन्ड अर्निंग। तो 4 लाख मैंने रख लिया इस साल। अगले साल मुझे फिर प्रॉफिट होगा, फिर मैं कुछ दे दूंगा, कुछ रख लूँगा। ऐसे करते 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 20 साल में मैंने हो सकता है 50 लाख रुपया रिटेन्ड कर लिया हो। 20 साल में मैंने हो सकता है 50 लाख रुपया रिटेन्ड कर लिया। अब ये इतना सारा प्रॉफिट हो गया, राइट? अब समझ में आ गया। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा हुआ प्रॉफिट। तो देखो ना, 20 साल से कितना जमा हुआ प्रॉफिट है? 50 लाख रुपया मेरे एग्जाम्पल में। अब बोनस शेयर पे आता हूँ। तो मैंने जो आपको 500 शेयर्स दिए, मैं सिंपल रखने के लिए छोटा अमाउंट ले रहा हूँ। 500 शेयर जो मैंने आपको दिए फ्री में, उसकी वैल्यू 5000 होती है। क्या मैंने वो आपसे लिया? आंसर नहीं। तो वो 5000 मैं अपने प्रॉफिट में से निकाल लूँगा, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से वो निकाल लूँगा। कितना रुपया निकाल लूँगा? 5000 रुपया, और अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड कर दूँगा। कहाँ से निकाल लूँगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से 5, मतलब जो प्रॉफिट रखा है वहाँ से 5000 निकाल लूँगा और कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा? अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो क्या मैंने आपसे पैसा लिया? नहीं। तो मैंने क्या किया? अपना जो प्रॉफिट था उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अपना प्रॉफिट 5000 निकाल के कहाँ ऐड कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल में, विदाउट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोल सकते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। मैंने वही तो किया, अपने प्रॉफिट में से 5000 निकाला, कैपिटल में ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल को प्रॉफिट को कैपिटल में बदल देना। कोई डाउट? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा कंपनी करती क्यों है? तो ये सब बाद में सीखेंगे। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनी क्यों करती है, इसके आगे चल के आप अकाउंटिंग सीखोगे कि बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। जैसे अभी आप फाइनल अकाउंट्स की अकाउंटिंग सीख रहे हो ना, कि एक पार्टनर जब बिजनेस करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वैसे इसकी भी अकाउंटिंग करोगे। शेयर्स की भी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, सबकी अकाउंटिंग सीखनी है आपको। आगे सीखोगे अकाउंट्स के अंदर। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि बोनस शेयर्स क्या होता है। सर वो शेयर जो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है, क्या बदले में पैसा लेती है? नहीं। वो पैसा कंपनी उतना ही पैसा अपने प्रॉफिट से निकाल के अपने कैपिटल में ऐड कर देती है। ठीक है, बाद में सीखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा है। ऐसा क्यों? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों लिखा हुआ है? तो देखो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इसलिए लिखा हुआ है, जब मेरी कंपनी स्टार्ट हुई थी, ध्यान से सुनो, आज से 20 साल पहले, तो आप लोग अभी 20 जन हो ना। अब 20 लोगों ने मुझसे क्या खरीदा था? शेयर्स खरीदा था। आज 20 साल बाद ज़रूरी थोड़ी है कि आप 20 के 20 मेरे अभी भी शेयर होल्डर्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से 5 जन है ना, जो आप लोग में से 5 जन
उन लोग ने अपना शेयर बेच दिया किसी और को और उन लोग ने खरीद लिया। तो राइट नाउ एट प्रेजेंट मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है? चलो सिंपल रखूँ मैं, समझो मैंने जब कंपनी स्टार्ट किया था तो 4 लोगों ने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा था, ABCD 4 लोगों ने। तो मेरी कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स थे? 4। 20 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज 20 साल बाद ये जो डी है इसने अपना शेयर्स बेच दिया है। ये जो डी है इसने अपना शेयर्स बेच दिया है। किसको बेच दिया है? ई को बेच दिया है। तो क्या अब डी मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है आज? आप बोलोगे नहीं सर डी आपके कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। तो क्या मैं आज बोनस शेयर तो आज दे रहा हूँ ना, तो क्या मैं डी को बोनस शेयर दूंगा? आंसर नहीं। फिर किसको दूंगा? तो आज जो है, तो आज कौन है? ABC और ई, ये 4 जन आज मेरे कंपनी के शेयर होल्डर, तो मैं सिर्फ इनको ही बोनस शेयर दूंगा। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मतलब आज के एट प्रेजेंट जो शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनको ही मिलेगा। जो प्रीवियसली हो चुके थे, मतलब जिन्होंने कभी इक्विटी शेयर खरीद के बेच भी दिया था, उनको नहीं मिलेगा। मतलब कंपनी के जो भी प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, राइट मतलब राइट शेयर्स मतलब देखो राइट इशू या राइट शेयर्स, देखो समझो। बोनस शेयर क्या था सर? जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कौन देता है? कंपनी देती है। किसी रेशियो में, किसी प्रपोर्शन में। मेरे एग्जांपल पे 2:1 था, मतलब 2 होगा तो 1 मिलेगा। सेम होता है राइट शेयर्स। मैंने भी एग्जांपल दिया आपको। क्या एग्जांपल दिया? 20 साल से ऑलरेडी मेरे शेयर्स ट्रेडेड है मार्केट में। 20 साल पहले मैंने स्टैब्लिश किया था। आज मुझे और पैसे की ज़रूरत है। कितने पैसे की ज़रूरत है? 1 लाख रुपये। और मैं कितने शेयर्स बेचूँ? 10,000 शेयर्स। तो काम हो जाएंगे? काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आप सोच के आंसर देना। आज जब मैं 10,000 शेयर इशू करने जा रहा हूँ मार्केट में आज, तो क्या आज मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स मेरे पास हैं या नहीं है? आज से 20 साल पहले जब मैंने कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया था, तब पहली बार जब मैंने शेयर बेचे थे, तब मेरे पास शेयर होल्डर्स नहीं थे। आज क्या मेरे पास शेयर होल्डर्स हैं? आज जब मैं नया शेयर बेचने जा रहा हूँ, तो नया शेयर बेचूंगा वो बात भूल जाओ, लेकिन क्या उसके अलावा मेरे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं? आप बोलोगे है ना। जो 20,000 शेयर मैंने बेचे हैं मार्केट में, जो आप लोगों ने हज़ार शेयर्स खरीदे हो, तो आप मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो कि नहीं हो? मैं और शेयर बेचने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और पैसे की ज़रूरत है, 1 लाख रुपये। अब ध्यान से सुनना, टर्निंग पॉइंट यहीं पे है। तो पता है, मैं सीधे मार्केट में नहीं जाऊँगा, मतलब मैं सीधे शेयर्स मार्केट में नहीं बेचूंगा। पहले आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों को ऑफ़र दूंगा कि मैं और 10,000 शेयर बेचने जा रहा हूँ, क्या आप लोगों को ख़रीदना है तो ख़रीद लो, अदरवाइज़ आप ना भी कर सकते हो। मतलब कोई ये कंपलसरी नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँगा तो आप ख़रीद लो। ये मैंने आपको ऑफ़र दे दिया, कि मैं और मार्केट में शेयर बेचने जा रहा हूँ, क्या आप लोगों को ख़रीदना है तो ख़रीद लो। ये आपके ऊपर है, राइट। अगर आप जैसे से अगेन 2:1 कर देता हूँ। 2:1 मतलब जिसके पास 2 शेयर्स होंगे उसको 1 ऑफ़र मिल रहा है। मतलब आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास 500 शेयर्स के राइट मिल गए। राइट मिल गया मतलब आप मेरी कंपनी को और 500 शेयर खरीद सकते हो। फ्री में नहीं मिलेगा, खरीद सकते हो। आप बोलोगे सर फ़ायदा? अगर आप मेरे कंपनी के शेयर्स मार्केट में जाओगे ना खरीदने, तो मार्केट वैल्यू पे ख़रीदना पड़ेगा, बट मुझसे खरीदोगे तो इशू वैल्यू पे, तो मार्केट से थोड़ा सस्ता मैं दूंगा आपको। तो ये आपका फ़ायदा है। क्या कोई कंपलसरी है कि आप वो खरीदो ही शेयर्स? कोई कंपलसरी नहीं है। वो राइट आप बेच सकते हो किसी को। शेयर बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो राइट है वो आप बेच सकते हो किसी को। सर कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, वो सब आगे अकाउंट्स में, उसकी अकाउंटिंग जब सीखोगे तो पता चलेगा। अभी फ़िलहाल समझो राइट शेयर्स क्या होते हैं मुझे बताओ। क्या ये फ्री में देती है कंपनी? बिल्कुल भी नहीं। फ्री में क्या मिलता है? बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं फिर? राइट शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी ऑफ़र करती है। किसको ऑफ़र करती है? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा, ऑफ़र में क्या मिलता है? कंपनी कहती है हम और शेयर बेच रहे हैं, आपको ख़रीदना है तो आप देखो, आप लोगों के पास कितने शेयर है? आप सबके पास 1000 शेयर है, तो मैंने आपको और कितने शेयर का ऑफ़र दिया? 500 शेयर। मैंने राइट शेयर्स 2:1 में ऑफ़र किया, मतलब जिसके पास 2 शेयर उसको 1 ऑफ़र दूंगा, मतलब जिसके पास 1000 शेयर उसको 500 शेयर के ऑफ़र। तो मैंने आपको ऑफ़र दे दिया कि आप 500 शेयर खरीद लो। आप चाहो तो मेरी कंपनी का 300 शेयर खरीद सकते हो, 200 शेयर्स का राइट बेच सकते हो। अरे राइट बेच सकते हैं मतलब क्या है सर इसका? मुझे एक बात बताओ। पहले ऐसा होता था, अब शायद नहीं होता ऐसे। राशन कार्ड होता है अपना, राशन कार्ड पे अपन 10 किलो चावल ले सकते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 किलो चावल ले सकते। ज़रूरी है कि 10 किलो चावल आप ही जाके खरीदो? हो सकता है आपने क्या किया, 5 किलो चावल ख़रीद लिया अपने लिए, अपने राशन कार्ड पे, और बाकी जो 5 किलो चावल और ख़रीदने का राइट बचा हुआ था ना, वो आपने आपके दे दिया दोस्त को, वो जाके लेके आ गया 5। तो आपने उसको क्या दिया? चावल दिया, आपने उसको अपना राइट दिया। समझा राइट देने का क्या मतलब होता है? सेम वैसे ही जैसे राशन कार्ड का होता था ना कि
समझ में आ गया ना एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। लोग ऐसा भी करते भी थे, अब आजू बाजू देखोगे तो लोग ऐसा करते भी हैं। राशन कार्ड पे मुझे राइट है, समझो कि मैं जाके 50 किलो चावल ले सकता हूँ, मुझे राइट है 2 रुपये 3 रुपये किलो जो भी मिलता है मैं जाके 50 किलो चावल खरीद सकता हूँ। लेकिन मुझे 50 किलो चावल लगता ही नहीं, मुझे 10 किलो चावल में हो जाता है। तो मैंने क्या किया, जाके 10 किलो चावल ले लिया 2 रुपये के हिसाब से। अभी भी मैं कितना ले सकता हूँ अपने राशन कार्ड पे, 40 किलो चावल मैं अभी भी ले सकता हूँ, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने दे दिया अपने दोस्त को, वो गया राशन कार्ड मेरा लेके वहाँ पे दिखाया, 40 किलो चावल ले लिया बदले में 2 रुपये किलो, जो भी 3 रुपये 2 रुपये किलो है उसने दे दिया पैसा। तो मैंने उसे क्या दिया बोलो, क्या मैंने उसे चावल दिया, मैंने उसे अपना राइट दे दिया। वैसे ही समझा। अच्छा ऐसा अब होता है कि नहीं कि दूसरे का राशन कार्ड लेके जाओगे मिल जाएगा या नहीं, मुझे पता नहीं, पहले होता था ऐसे, आपको भी पता होगा पहले ऐसा होता था। ठीक है चलो राशन कार्ड आप छोड़ो, आ जाओ शेयर्स पे शेयर्स में राइट का मतलब समझा क्या होता है। तो आपको मैंने कितने शेयर्स दिए, राइट कितने दिए, 500 राइट दिया, मतलब आप खरीद सकते हो 500 शेयर। क्या कोई कंपलसरी है खरीदना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप चाहिए तो पूरा का पूरा राइट ऐसे ही लैप्स कर दो, मतलब ना बेचो किसी को ना खरीदो, राइट्स अपने आप ऐसे ही लैप्स हो जाएंगे। या फिर अपना आप राइट बेच दो, या फिर अपने आप राइट एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज कर लो मतलब मुझसे आप अपने शेयर जो भी राइट्स के शेयर्स थे वो खरीद लो। फ़ायदा क्या होगा आपका, मार्केट में जाके खरीदोगे तो महंगा मिलेगा मेरा शेयर्स, मुझसे खरीदोगे तो मैं इशू वैल्यू पे दे दूंगा, तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट। नो चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब समझता है आपको क्या होता है। चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब होता है क्या आपके पास ऐसा कोई भी राइट है कि आप मेरे कंपनी का शेयर्स, आप मेरे कंपनी का एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लो। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आंसर के कि आपको आपका पैसा कभी मिलेगा सर, जब मेरी कंपनी बंद होगी। जब कंपनी बंद होगी, समझो कंपनी बंद हो गई, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, आपको मैं आपका पैसा नहीं दिया मैंने क्योंकि पैसा नहीं है, तो क्या आपके पास कोई राइट है कि आप मेरे कंपनी में आओ और मेरे कंपनी का एसेट बेचो और अपना पैसा रिकवर करो? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको पैसा नहीं दूँ मतलब पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं दे रहा हूँ, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरे कंपनी में आओगे और मेरे कंपनी का एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लोगे। इसको बोलते हैं नो चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स मतलब आपके पास राइट होता है कि एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लो, उसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट मतलब आपके पास कोई राइट नहीं है। सर किस बात का राइट नहीं है? कि आप मेरे कंपनी में आके मेरे कंपनी के एसेट्स बेच दो और अपनी पैसे ले लो। एसेट्स क्या होता है आप अकाउंट्स में सीख रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर है। एक बार फटाफट से देखो, क्या सारे पॉइंट्स क्लियर है? पहला कैपिटल, कैसा कैपिटल होता है इक्विटी का? परमानेंट, जब तक कंपनी तब तक पैसा होगा। डिविडेंड, कैसा डिविडेंड मिलता है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग क्यों? प्रॉफिट पर डिपेंड होता है, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। नो प्रेफरेंशियल राइट, कोई भाव ही नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर को, सब कुछ लास्ट में मिलता है। डिविडेंड भी लास्ट में मिलेगा, पैसा भी लास्ट, कैपिटल भी लास्ट में मिलेगा। रिस्क, बहुत रिस्क होता है। सर क्या रिस्क होता है? अरे लास्ट में मिलने वाला है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, तो रिस्क तो है। राइट्स, कितने राइट्स होते हैं? सर शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, और डिविडेंड लेने का राइट होता है। तो 4 राइट्स है। फेस वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की? 10। मार्केट वैल्यू कितनी होती है? सर डिपेंड करता है कि कितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना डिविडेंड दे रही है। इकोनॉमिकली देखोगे तो डिमांड और सप्लाई से, ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा सप्लाई कम डिमांड प्राइस कम होगा। ठीक है। बोनस इशू, वो शेयर्स जो कंपनी, बोनस इशू कंपनी के साइड से बोनस इशू कहते हैं, आपके साइड से वो बोनस शेयर हो गया ना। मैं जब बोनस शेयर इशू करूँगा तो उसको कहते हैं बोनस इशू, शॉर्टकट में वैसे होता है बोनस शेयर इशू करना। तो आपके जो मिलेगा वो बोनस शेयर होगा। इशू क्यों? क्योंकि जब मैं दूंगा तो इशू करूँगा। ठीक है, तो बोनस शेयर आपको कंपनी देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनको। राइट शेयर्स, ये एक ऑफर होता है कंपनी की तरफ से। किसको ऑफर होता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कि और शेयर खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज आपकी मर्जी। नो चार्ज ऑन एसेट्स, आप कंपनी के एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। रेसिडुअल क्लेमेंट्स, कंपनी के आखिर में जो भी पैसा बच जाता है, जैसे यहाँ रिस्क जब मैं रिस्क एक्सप्लेन कर रहा था तब मैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। रिस्क क्या है सर? लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा बच गया, सारा पैसा आपका हो गया, उसको कहते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा जो भी है, उस पर क्लेम किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लेम मतलब अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स करेंगे, बचा हुआ पैसा सब अपने को चाहिए, मतलब क्लेम होता है, उसको क्लेम कहते हैं कि सारा पैसा अपने पास
आप बोलोगे कि जो भी बच गया सब हमको चाहिए, जब आप ये बोल रहे हो मतलब आप क्लेम कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। अब समझो, इक्विटी शेयर समझ में आ गया अच्छे से। प्रेफरेंस शेयर में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इक्विटी शेयर में पढ़ा था ना ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा खाली चेंज है। तो इक्विटी शेयर समझ में आ गया। अब देखो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। पहला पॉइंट कैपिटल, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कैपिटल में फटाफट से पढ़ो कैपिटल में क्या लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फिर से एक बार पढ़ो। Preference shares are those shares which have preference over equity shares in respect of payment of dividend and repayment of capital. Equity share का क्या मीनिंग था सर? Equity share are those shares which are not preference share. जो equity share वो शेयर है जो preference share नहीं है। Preference share क्या है? Preference share are those shares which have preference over equity share in respect of payment of dividend and repayment of capital. मीनिंग समझना। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है, मतलब प्रायोरिटी मिलती है। किस बात में प्रायोरिटी मिलती है? डिविडेंड देते टाइम और कैपिटल देते टाइम, उसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बस यही मीनिंग है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क हुआ फिर? तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है, ध्यान से सुनो, शेयर्स कितने होते हैं? 2, इक्विटी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है। सर किस बात का प्रेफरेंस मिलता है? डिविडेंड मिलते टाइम इन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा, और जब कैपिटल देने की बारी आएगी, जब आप लोगों ने जो मुझे पैसा दिया है वो जब मैं देने की बारी आएगी, तो पहले किसको दूंगा? प्रेफरेंस वाले को दूंगा। तो जिनको प्रायोरिटी मिलती है उनको प्रेफरेंस शेयर, और जिनको प्रायोरिटी नहीं मिलती वो इक्विटी शेयर। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का नाम ही प्रेफरेंस शेयर क्यों पड़ा पता है? इसीलिए नाम प्रेफरेंस शेयर पड़ा कि हर काम में इसको क्या मिलता है? इक्विटी के ऊपर इसको प्रेफरेंस मिलता है। इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलना, सब काम इक्विटी बाद में होता है, पहले प्रेफरेंस का होता है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड भी जब कंपनी देगी शेयर होल्डर्स को तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। कैपिटल भी कंपनी देगी शेयर होल्डर्स को तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, इक्विटी को बाद में देगी। अरे समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर ऑफ द कंपनी। वहाँ था रियल ओनर, यहाँ है को ओनर। को ओनर मतलब, को ओनर का मतलब आप उन्हें, जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह, बराबरी का हिस्सा करने वाले, मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर तो है, इक्विटी शेयर होल्डर के साथ वो भी ओनर है कंपनी के, लेकिन रियल ओनर नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर है। सर अब ये रियल ओनर क्या होता है? याद करो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है कंपनी के अंदर वो परमानेंट है। परमानेंट मतलब जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपका पैसा मेरे पास होगा, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के परमानेंट रियल ओनर होते हैं। आपका पैसा मेरे पास, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी का पैसा मेरे पास परमानेंट रहेगा, इक्विटी का पैसा मेरे पास परमानेंट रहेगा। अरे बराबर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा मेरे पास परमानेंट होगा। तो क्योंकि आपका पैसा मेरे कंपनी में परमानेंट है, तो आप मेरे तो पैसा किसका है मेरे पास? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो क्योंकि पैसा, आप लोगों का पैसा मेरे पास है, तो आपके ही पैसे से मेरी कंपनी चल रही है, तो इसीलिए कहा जाएगा कि मालिक आप ही तो हो मेरी कंपनी के, क्योंकि पैसा आपका है। इसीलिए कहा जाता है रियल ओनर कौन होता है कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर। कोई डाउट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? को ओनर्स। को ओनर्स मतलब बराबरी के हिस्से करने वाले। बराबरी के हिस्से मतलब ऐसा बराबरी नहीं, ओनर बोल सकते हो, और मतलब इक्विटी के साथ साथ ये भी ओनर, इसको कहते हैं को ओनर। क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्विटी के साथ साथ ये भी ओनर है, तो इसको को ओनर कहते हैं। समझ में आया? जैसे समझो ये प्रीमाइसेस है, ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का मालिक मैं भी हूँ और मेरा फ्रेंड भी है, तो दोनों ने मिल के ये खरीदा था, तो क्या कहूँगा? मैं ओनर हूँ और मेरा फ्रेंड को ओनर है। मतलब को ओनर मतलब हम दोनों ओनर, एक कोई ओनर नहीं है, दोनों ओनर है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। अब समझो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का फ़र्क समझ में आया क्या होता है? प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं वो समझ में आया क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं प्रेफरेंस को प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि सर जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो कंपनी कौन से शेयर होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी देती है, पहले प्रेफरेंस देती है, या मुंबई की लैंग्वेज में किसको पहले भाव मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और जब कैपिटल देने की बारी आती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। चलो अब फटाफट से इसके फीचर्स देखो। कैपिटल रीड करो क्या लिखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल। अंडरलाइन कर सकते हो इस नॉट को। इट इज़ रिडीम्ड, रिडीम का मतलब रीपेड होता है, देखो स्लैश करके लिखा है मैंने। इट इज़ रिडीम्ड रीपेड बाय द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेफ कैपिटल। समझना मेरी बात को। आप मेरे कंपनी का अगर इक्विटी शेयर खरीदोगे ना,
तो रिडीम्ड नहीं होता है वो, जब तक कंपनी रहेगी तब तक मेरा पैसा आपका पैसा मेरे पास होगा। लेकिन अब चेंज कर रहा हूँ एग्जांपल, अब तक आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, अब चेंज कर रहा हूँ, अब आप मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओ। अच्छा, आप मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे बनोगे? आंसर सिंपल है, आप मेरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, आप मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओगे। हाँ या ना? अब समझ। तो आप मेरे कंपनी का कितने साल के लिए शेयर खरीद रहे हो? 10 साल के लिए खरीद रहे हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अब ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है 10 साल के लिए खरीदने का मतलब? इसका मतलब है अगर आप मुझे आज पैसा दोगे, मतलब आज मेरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपका पैसा मेरी कंपनी में, 10 साल तक आपका पैसा मेरी कंपनी में, मैं ही उसको यूज़ करूँगा पैसे को। जैसे ही 10 साल ख़त्म हो गया, मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूँगा। मतलब आपने जो मुझे पैसा दिया हुआ है, से एक प्रेफरेंस शेयर कितने का होता है? 100 रुपये का। अभी देखेंगे थोड़ी देर में आगे, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का होता है, और आपने मेरी कंपनी का 100 प्रेफरेंस शेयर खरीदा। एक 100 रुपये का 100 खरीदा मतलब 10,000, आपने मुझे 10,000 दिए। मैं वो पैसा आपको रिटर्न कभी करूँगा? सर जितने साल के लिए मैंने ख़रीदा हुआ है। आपने मेरी कंपनी का कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा है? 10 साल के लिए। कोई डाउट? 10 साल तक मैं आपका पैसा यूज़ करूँगा, 10 साल के बाद मैं आपको आपका पैसा रिटर्न कर दूँगा। मैं आपको आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा, मतलब रिडीम कर दूंगा, रीपे कर दूंगा या रिडीम कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगा। वर्ड ध्यान रखना, रिडीम का मतलब होता है कंपनी आपको आपका पैसा रीपे कर देगी या रिटर्न कर देगी, इसको कहते हैं रिडीम कर देना। तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल है? इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल था। क्यों? क्योंकि आपका पैसा कंपनी में परमानेंट रहता है, राइट। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कंपनी परमानेंटली होल्ड करती है? आप बोलोगे नहीं। कितने साल के लिए होल्ड करती है? तो आप मुझसे जितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे उतने साल। किसी ने मेरे कंपनी का सिर्फ 8 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा, तो मैं सिर्फ 8 साल तक पैसा होल्ड करूँगा, बाद में उसको पैसा रिटर्न कर दूँगा। कोई डाउट? तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल है? नहीं सर, परमानेंट कैपिटल नहीं है। परमानेंट कैपिटल क्या होता है? सर जो कंपनी में परमानेंटली रहता है उसको परमानेंट कहते हैं। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में परमानेंट रहता है। परमानेंट मतलब जब तक कंपनी चलेगी। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में परमानेंट होता है? आंसर नहीं। तो कितने साल के लिए रहता है? आंसर जितने साल के लिए आप मेरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, कोई भी कंपनी 20 साल से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकती। सेक्शन 80 के हिसाब से एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी, मेरी कंपनी है, आप मेरे से कंपनी में आए शेयर खरीदने, बोले 25 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर चाहिए, नहीं। मैक्सिमम जो टाइम होता है प्रेफरेंस शेयर का वो कितना होता है? 20 साल। इस बात को याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सेफ कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों? अरे आपका टाइम पूरा हुआ, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क कैपिटल था, जब कंपनी बंद होगी तब जाके पैसा मिलेगा, वो भी बंद हुआ बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनका 10 साल के लिए खरीदा, 10 साल बाद कंपनी इनको पैसा वापस कर देती। तो सेफ़ है कि नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा? सेफ है। डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट से, इनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट, शेयर्स को शेयर होल्डर कर लेना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। सर फिक्स रेट का क्या मतलब है? फ्लक्चुएटिंग तो समझ गया था सर, कम प्रॉफिट कम रेट ऑफ डिविडेंड, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये फिक्स का क्या मतलब है? तो सुनो, जब मेरे कंपनी का आप शेयर्स खरीदने आओगे ना, तभी मैं आपको एक परसेंटेज दे दूंगा। जब आप मेरी कंपनी का शेयर्स खरीदने आओगे तभी मैं आपको एक परसेंटेज दे दूंगा। से मैंने दे दिया 10%, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है 10% के हिसाब से अब आपको डिविडेंड मिलेगा। आप मेरी कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट करे, आपको सिर्फ आपका 10% मिलेगा। आप बोलोगे सर किसका 10%? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस फेस वैल्यू का 10%। एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। आपने कितने शेयर खरीदे? 100। 10,000 रुपये आपने मुझे दिया, तो एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, तो 100 प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 10,000 रुपये। 10,000 का 10% 1,000 रुपये। मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा डिविडेंड। हर साल या सिर्फ एक ही साल? हर साल। 10 साल तक आपने मुझे पैसा दिया है, तो हर 10 साल तक हर साल मैं आपको 1,000 दूंगा। चाहे मेरी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे, चाहे मेरी कंपनी कम प्रॉफिट करे, मैं आपको कितना पैसा दूंगा? सिर्फ 1,000 रुपये एज डिविडेंड। क्यों सर 1,000 रुपये? अरे फिक्स्ड है ना वो 10% कम होगा ना वो 10% ज़्यादा होगा। तो बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है फिक्स्ड होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है सर? क्योंकि वो शेयर खरीदते टाइम ही कंपनी रेट दे देती है, कितना परसेंट ही आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे चाहे कंपनी कम प्रॉफिट करे। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट। यहाँ था नो प्रेफरेंशियल राइट, यहाँ है प्रेफरेंशियल राइट। नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब
डिविडेंड सबसे लास्ट में, पैसा सबसे लास्ट में, कैपिटल सबसे लास्ट में। प्रेफरेंशियल राइट मतलब जब शेयर होल्डर्स की बारी आएगी, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ जब शेयर होल्डर्स की बारी आती है तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सबसे पहले कैपिटल भी किसे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंशियल राइट मिला कि नहीं मिला, मतलब प्रायोरिटी मिली कि नहीं मिली, मिली, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल राइट। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? सिंपल है एकदम, ठीक है। रिस्क, यहाँ रिस्क ज़्यादा था। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर इज लेस रिस्की एज इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स। ये कम रिस्की है। कम रिस्की क्यों है? अरे रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है। यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग था, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, नहीं मिलेगा डिविडेंड। यहाँ तो फिक्स है ना कि 10%, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 10% बोला, तो 10% मिलेगा, तो कम रिस्की है। समझ में आ रहा है कुछ? कम रिस्की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। आपका जो कैपिटल है वो एक फ़िक्स टाइम के लिए, से 10 साल मेरे एग्जांपल में लिया, तो 10 साल के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेस रिस्की है कि नहीं? लेस रिस्की है। नेक्स्ट, राइट्स। इनके पास कितना राइट था सर? 4। मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, और क्या? डिविडेंड मिलेगा। इनके पास कितना राइट है? देखो, इनके पास ना नॉर्मल वोटिंग राइट होता है। देखो, preference shareholders do not have the normal voting right, do not enjoy the right of control on the management, they have voting right only on matters which affect their interest। ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ना नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होती है। सर नॉर्मल वोटिंग राइट क्या होती है? ध्यान से सुनोगे आप। कंपनी कोई ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, ऑडिटर कौन होता है आपको पता होगा। कंपनी कोई ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, या कोई भी ऐसी कोई डिसीजन ले रही है जो नॉर्मल डिसीजन है, उसमें कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बुलाती है अपनी मीटिंग में, वोट देते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी वोट देने का राइट नहीं देती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाती है, और ना ही उन्हें वोट देने का राइट है उनके पास, ना ही वोट देने का उनके पास राइट है, ठीक है। लेकिन लास्ट लाइन पे मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट होगा? ये इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई मैटर अफेक्ट हो रहा है, जैसे मुझे कंपनी ने प्रॉमिस किया था 10% देने के लिए जब मैंने शेयर खरीदा था, या फिर मैं कंपनी हूँ, आपको मैंने कितना प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10% रेट ऑफ डिविडेंड दूंगा। 10 साल के लिए आपने खरीदा, 2 साल बाद मैं बोलता हूँ नहीं 8% दूंगा, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो, ये आपके मैटर पे बात हो रही है ना, कंपनी आपका रेट ऑफ डिविडेंड कम करना चाहती है, तो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग कहते हैं मैं कह रहा हूँ मुझे फुटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ये वो वाले इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट उनका अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? 10% मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं 8% ही दूंगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब मैं सीधा ही ऐसा नहीं कर दूंगा, आपसे पहले मैं बात करूंगा। आपसे मतलब आप कौन हो? आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। आपको मैं मीटिंग में बुलाऊंगा, आपसे मैं कहूँगा कि मैंने ऐसा सोचा है कि 10% से 8% करना है मुझे, क्या आप इससे सहमत हो? मैं आपका कंसेंट लूँगा। अगर आप नहीं सहमत हो तो आप मुझे वोट अगेंस्ट में डालोगे, अगर सहमत हो तो फेवर में वोट डालोगे। तो यहाँ वोट डालने का राइट है आपके पास। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों का मैटर अफेक्ट हो रहा है, हम लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ आपको वोटिंग का राइट है। बट नॉर्मल जहाँ आपका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैं एग्जांपल में लिया, तो वहाँ आपका कोई इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको वोटिंग का राइट नहीं है। समझ में आया? मुझे बताओ, एक बात बताओ फटाफट से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नॉर्मल वोटिंग राइट होती है? आंसर नहीं होती है। तो क्या उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती है? होती है वोटिंग राइट। वहीं वो वोट दे सकता है जहाँ पे उसका मैटर या इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, या फिर कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कहीं बात हो रही है, जैसे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा किया जा रहा है, उनका जो मैच्योरिटी टेन्योर है वो कम या ज़्यादा किया जा रहा है, तब वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 होती है नॉर्मली, और प्रेफरेंस शेयर की नॉर्मली फेस वैल्यू कितनी होती है? 100 रुपये होती है, 100। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड। देखो, इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू बहुत चेंज होता है, पता है क्यों? रिटर्न फिक्स नहीं है ना। रिटर्न कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया, कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी ने कम प्रॉफिट किया कंपनी कम डिविडेंड देगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिटर्न फिक्स्ड होता है,
कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे तो भी उतना ही रिटर्न, कम प्रॉफिट करे तो भी इतने रिटर्न। आप बोलोगे सर इसे मार्केट वैल्यू से क्या लेना देना है, तो ध्यान से सुनो। अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट करना शुरू किया ना तो रिटर्न ज़्यादा देगी इक्विटी के केस में, तो ऐसे में इक्विटी की मार्केट वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इसकी मार्केट वैल्यू ना बहुत हाई हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना भी कंपनी प्रॉफिट कर ले, इनका जो उनको बोला है उतना ही मिलने वाला है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, इसके लिए इसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आया रीज़न क्या होता है इसका? ठीक है। बोनस इशू, बोनस इशू का मीनिंग अभी मैंने समझा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलता है। मज़े की बात क्या पता है, बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है कंपनी में। राइट शेयर्स एक्सप्लेन किया मैंने, वो भी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स नहीं मिलते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट्स, सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी के एसेट बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकते। अभी मेरे एग्जांपल में आपने मेरे कंपनी से 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, मैं आपका पैसा 10 साल बाद दूंगा, राइट। 10 साल बाद आप आए पैसा लेने के लिए, मैं कह रहा हूँ पैसा ही नहीं है मेरे पास, क्या आप मेरा कुछ कर लोगे? अरे मैं कंपनी हूँ, 10 साल बाद आप आए मेरे पास पैसा लेने के लिए, क्या 10 साल बाद मुझे पैसा दे देना चाहिए? आंसर बिल्कुल दे देना चाहिए। लेकिन मान लो मेरे पास पैसा नहीं है उस वक्त, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे नहीं मुझे पैसा चाहिए, आप एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर, मेरा एसेट लेके चले जाओगे बेचने के लिए? आंसर नहीं, आपके पास चार्ज और एसेट्स का राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, दोनों को चार्ज और एसेट्स का राइट नहीं होता, मतलब एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर करने का राइट नहीं होता है। कोई डाउट? क्लियर है? चलो तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप कुछ ध्यान दोगे ना तो मैंने दोनों के पॉइंट्स ना कॉमन रखे हुए हैं। देखो बुक में ऐसा नहीं है, आपके बुक में थोड़ा ऊपर नीचे है पॉइंट, मैंने दोनों के पॉइंट्स कॉमन रखे हुए हैं, तो एक पढ़ोगे तो दूसरा भी हो जाएगा। देखो कैपिटल, डिविडेंड, नो प्रेफरेंशियल राइट, रिस्क राइट, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बोनस इशू, राइट इशू, नो चार्ज ऑन एसेट, ये सारे पॉइंट, तो एक पॉइंट पढ़ लोगे दोनों में लिख सकते हो। जैसे कैपिटल, तो इक्विटी वाले का कैपिटल परमानेंट, इसका कैपिटल नॉट परमानेंट, यहाँ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, यहाँ डिविडेंड फिक्स्ड, हाँ या ना। इसके पास राइट्स होते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं, बुक्स चेक करने के राइट होते हैं। प्रेफरेंस होल्डर के पास कोई राइट नहीं होता बुक्स चेक करने का ना नॉर्मल वोटिंग राइट का। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ रिस्क कम होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, सेम पॉइंट्स है, तो एक पढ़ोगे तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के कितने टाइप होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। हम लोग ने बोलो क्या स्टार्ट किया अभी पढ़ना, शेयर्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? शेयर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विटी का कितना टाइप होता है और प्रेफरेंस का कितना टाइप होता है। ठीक है, होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप मुझसे अभी नया सीख रहे हो, तो अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा फास्ट बोला है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखना, और ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लो, तो आपको पूरी एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि हाँ सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।